नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों पर ट्रंप के फैसलों का क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर भारत में तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। भारत में धर्म के आधार पर नागरिकता का समर्थन करने वाले लोग भी जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं देने वाले ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। जब बात खुद पर आई तो विरोध करने लगे, और जब तक दूसरे समुदाय को डराने के लिए नागरिकता कानून बन रहा था तब ताली बजा रहे थे। अब समझ में आ जाना चाहिए कि नागरिकता का आधार राजनीति के हिसाब से नहीं बदला जाना चाहिए। अमेरिका में रहने वाले एनआरआई का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारा कहना है कि अगर उन पर खतरा है किसी भी तरह का, तो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने अभी तक बोला क्यों नहीं है, उन्हें आश्वस्त क्यों नहीं किया है। अभी तक कुछ दिन पहले ओडिशा में एनआरआई का सम्मेलन किया गया, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। एनआरआई कोई फालतू लोग नहीं है, ये भारत की आर्थिक तरक्की की कड़ियां हैं, तभी तो भारत में इनके लिए सम्मेलन होता है। तो सवाल है कि अगर इनके बच्चों पर असर पड़ेगा, इन पर असर पड़ेगा, इनके अधिकारों पर असर पड़ेगा, तो हम यूट्यूबर के अलावा प्रधानमंत्री मोदी को बोलना चाहिए या नहीं? अगर नहीं बोल सकते हैं तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का क्या मतलब रह जाता है? आप ही सोचिए, अमेरिका में 50 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं। इनमें से बड़ी संख्या उनकी है जिनकी पहली पीढ़ी अमेरिका गई। कुछ भारतीय मूल के ऐसे भी हैं जो वहां जन्मे और उस नाते उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिल गई। क्या इनकी कोई आवाज नहीं? क्या इतना आसान है कि ट्रंप अपने आदेश से भारतीय मूल के लोगों को हाँक देंगे कि जाइए? अमेरिका अपने देश में काम करने के लिए H-1B वीजा जारी करता है। यह वीजा सबसे अधिक भारतीयों को ही दिया जाता है। 3 लाख भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ते हैं। वो अपने कमजोर रुपए से मजबूत डॉलर खरीदकर अमेरिका के खजाने में जमा करते हैं। 2023 में भारतीय छात्रों ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था में करीब 12 अरब डॉलर का योगदान किया, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। पिछले 1 साल में अमेरिका जाने वाले छात्रों की वीजा की फीस और पढ़ाई की फीस बढ़ा दी गई। अमेरिका कमा भी तो रहा है, क्या वो अपनी कमाई छोड़ देगा? उसकी यूनिवर्सिटियां खाली पड़ जाएंगी। 2023 में फॉरेन एडमिट्स नाम की संस्था ने सर्वे किया था, बताया था कि अमेरिका में मास्टर्स की डिग्री करने के लिए एक भारतीय छात्र औसतन 40 लाख रुपए का कर्जा लेता है। इसलिए भी भारतीय छात्रों के हित को लेकर सरकार को कूटनीतिक चैनलों से कुछ करना चाहिए और पब्लिक में भी बोलना चाहिए, ताकि पता चले कि भारत की सरकार की क्या रणनीति होने वाली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल जवाब होना चाहिए। इतने भारतीय प्रभावित होने वाले हैं और हम कुछ भी नहीं बोल रहे, पूछ भी नहीं रहे, फोटो शेयर करने में लगे हैं कि ट्रंप के शपथ ग्रहण में जयशंकर को आगे बिठाया गया था। जयशंकर फोटो शेयर कर रहे हैं, नए विदेश सचिव से मुलाकात की। तो बताइए ना कि बात क्या हुई? भारतीय मूल के लोगों को चिंता करने की जरूरत है या नहीं, इस पर भी बोलिए। I will declare a national emergency at our southern border. जब ट्रंप ने इमिग्रेशन की बात की तब आपने नोट किया होगा, विदेश मंत्री ने खड़े होकर ताली नहीं बजाई, जबकि दूसरी बातों पर जयशंकर ने ताली बजाई। उन्हें पता था कि इस पर ताली बजाएंगे तो यह ताली अपने ही देशवासियों पर पड़ जाएगी। झारखंड और दिल्ली में अवैध घुसपैठियों को निकालने का भूत खड़ा करने वाले एक्सपर्ट प्रधानमंत्री मोदी के विदेश मंत्री अमेरिका में अवैध घुसपैठिए बन गए भारतीयों को निकालने की बात पर ताली कैसे बजा सकते थे? डू यू गेट माई पॉइंट? लेकिन भारतीय मूल के लोग अमेरिका की राजनीति में बहुत दखल रखते हैं, कुछ तो उन पर भरोसा कीजिए। आप किसी भी राष्ट्रपति का कार्यकाल देखिए, उनके प्रशासन में भारतीय मूल के लोग नजर आएंगे, तब भी हमारी ये हालत है कि हम आपस में ही एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। ये बहुत ही सैड है। हमें उन लोगों को बुलाना चाहिए, बल्कि चार्टर्ड प्लेन में भरकर अमेरिका ले जाना चाहिए जिन्होंने जंतर मंतर पर ट्रंप की जीत के लिए हवन किया था। उनसे व्हाइट हाउस के सामने हवन करवाना चाहिए ताकि ट्रंप को सद्बुद्धि आ जाए। अमेरिका के संविधान में जो बात 1868 से मौजूद थी, ट्रंप ने उससे पलट दिया। न्यू जर्सी की तरफ जाने वाली इस सड़क पर बर्फ तो पड़ रही है। इस सुनसान रात में भी कई कारें आपको उन भारतीयों की मिल जाएंगी जो यहां वीजा पर काम करते हैं। अखबार के अखबार इस बात से भरे हैं कि भारत के जो लोग वहां वीजा पर काम कर रहे हैं इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं।
30 दिनों के बाद अगर वहां उनके बच्चे पैदा होंगे तो उन्हें अब नागरिकता नहीं मिलेगी। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि लाखों भारतीयों पर इसका असर पड़ेगा। नागरिकता तभी मिलेगी जब मां बाप में से किसी एक के पास पहले से अमेरिका की नागरिकता होगी। अमेरिका में नागरिकता पाने का यह भी एक तरीका था। जब वहां पैदा होने वाले बच्चे 18 साल के हो जाते थे, मां बाप को भी नागरिकता मिल जाती थी। बहुत से लोगों ने वहां ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई किया है। कहा जा रहा है ट्रंप के आदेश के बाद ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार 40 से 50 साल का हो जाएगा। एक दलील यह भी है कि इंतजार घट जाएगा क्योंकि अवैध रूप से या जुगाड़ के तरीके से अप्लाई करने वाले पीछे हट जाएंगे। लेकिन इन सब बातों से वहां रहने वाले भारतीय काफी अनिश्चित, असुरक्षित हो गए। उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है, ऐसा बताया जा रहा है। सोशल मीडिया और अखबारों की रिपोर्ट से लगता है अमेरिका में रहने वाले, वहां काम करने वाले भारतीय परिवारों के होश उड़ गए हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन हमारा फोकस इस बात पर है कि कहीं हम बढ़ा चढ़ा कर तो पेश नहीं कर रहे। हमने भी उन पर पड़ने वाले असर के बारे में वीडियो बनाया है, लेकिन लेबर की नजर से, सस्ते मजदूर की नजर से देखने पर ट्रंप के आदेशों की सीमाएं भी दिखाई देने लग जाती हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। इमिग्रेशन को लेकर ट्रंप की राजनीति इसी पर टिकी है कि ऐसे लोग अमेरिका में अपराध की संख्या बढ़ा देते हैं। जैसे इन लोगों के बिना अमेरिका में अपराध शून्य हो जाता है। यह ठीक उसी तरह की बकवास बात है जैसे आपसे कहा गया कि नोटबंदी से काला धन समाप्त हो जाएगा। आज तक किसी को पता नहीं कि नोटबंदी से भारत को क्या मिला। हमें लगता है कि भारत में रात 8 बजे अचानक नोटबंदी कर देने से काला धन समाप्त नहीं हुआ। उसी तरह ट्रंप के कार्यकारी आदेश जारी कर देने से अमेरिका तुरंत सारे प्रवासियों से खाली नहीं हो जाएगा। ऐसे आदेशों की धमक ज्यादा होती है, असर कम होता है। अब तो अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों और लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में ये लोग मोदी मोदी किया करते थे, अब उन्हें वापस भेजा जाएगा, तब उन्हें असली भारत यहां आकर दिखेगा। सबसे पहली बात है कि ऐसे कार्यक्रमों में आने वाले एनआरआई में सभी नरेंद्र मोदी के समर्थक नहीं होते हैं। अमेरिका में रहने वाले एनआरआई एक तरफा मोदी के ही समर्थक हैं। ये बात गलत है। इनमें से कई लोगों को आना भी पड़ता है क्योंकि इन्हें लाने के लिए तंत्र की शक्तियां लगा दी जाती हैं। अगर तंत्र की शक्तियां ना हो, वीजा और ओसीआई कार्ड का चक्कर ना हो, तो इन लोगों से ताली बजवाना मुश्किल हो जाए। आप यह जरूर कह सकते हैं कि इनमें से बहुत से लोग मोदी समर्थक हैं और उन्हें लगता है कि भारत सुपर पावर बन गया है, मोदी कोई ग्लोबल लीडर है। लेकिन क्या ये सही में इस पर यकीन करते हैं, यह हम नहीं बता सकते। अगर किसी को ठीक से पता है कि भारत सुपर पावर नहीं है, अमेरिका अमेरिका है, तो मोदी के इन समर्थकों को पता है भारत की सच्चाई क्या है और अमेरिका की सच्चाई क्या है। विदेशों में मोदी के कार्यक्रमों में भीड़ बनकर आने वाले इन लोगों का सोशल मीडिया में मजाक उड़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर आपके अनुसार भारत ने इतनी तरक्की कर ली है, यहां अमृतकाल आ गया है, तो यहीं आ जाइए, अमृतकाल, यूपीआई और वंदे भारत का मजा लीजिए। मजाक तक ये बातें ठीक हैं, लेकिन अमेरिका जाकर हाड़ तोड़ मेहनत करने वाले, डॉलर कमाने वाले, तरह तरह की कामयाबी के झंडे गाड़ने वाले भारतीय भारत की प्रगति के प्रतीक भी हैं। यह नहीं भूलना चाहिए। इनके कारण अमेरिका और भारत दोनों को फायदा हुआ है। ऐसा भी नहीं लगता कि 2-4 महीने में पूरा अमेरिका खाली कर दिया जाएगा। जैसे बर्फ से भरी इस रात में अमेरिका का यह ग्रामीण इलाका खाली खाली नजर आ रहा है। इस अमेरिका को बनाने में वैध रूप से भी और अवैध रूप से भी यहां आने वाले मजदूरों, इंजीनियरों और व्यापारियों का बड़ा हाथ है। जिस मैक्सिको को ट्रंप दिन रात धमकाते हैं, उसी मैक्सिको से खेतिहर मजदूर ना आए तो अमेरिका की खेती बंद हो जाएगी। ऐसे कई जमींदार हैं जिनके पास 2-2 हजार एकड़ की जमीनें हैं और उन पर खेती करना आसान नहीं होता। मैक्सिको के लोगों की गरीबी ही उनसे काम करवा लेती है। ऐसे बहुत से किसान ट्रंप के समर्थक हैं। क्या ये धनिक किसान अपने खेतों को बर्बाद होने देंगे या ट्रंप पर दबाव डालकर अपनी खेती बचाने का रास्ता निकालेंगे? मतलब ट्रंप ऊपर से कुछ भी कहते रहें, भीतर से कुछ और करना ही पड़ेगा। आज मैक्सिको से आए लोगों को ट्रंप अवैध घुसपैठिया बता रहे हैं, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के समय जब लेबर की कमी हो गई तो अमेरिका को इसी मैक्सिको से लेबर बुलाना पड़ा। 1942 से 64 के बीच लाखों किसानों को अस्थायी वीजा दिया गया ताकि वे यहां आकर खेती कर सकें। आज भी अमेरिका की खेती मैक्सिको से आने वाले किसानों पर निर्भर करती है।
अमेरिका के खेतों में काम करने वाले 2/3 किसान और कर्मचारी मेक्सिको मूल के बताए जाते हैं। सस्ते मजदूर किसे नहीं चाहिए? जो अमेरिका सस्ते मजदूरों की तलाश में अपनी फैक्ट्रियों को उठाकर चीन, भारत और दूसरे देशों में ले गया है, क्या वो अपने यहां से सस्ते मजदूरों को निकाल देगा? ट्रंप ने यह क्यों नहीं कहा कि कोई अमेरिकी व्यापारी, कोई अमेरिकी बिजनेसमैन अपनी फैक्ट्री चीन और वियतनाम में नहीं लगाएगा और जिनकी फैक्ट्री है वो वापस अमेरिका में लाई जाएगी? उनके समारोह में डांस करने वाले मस्क ही ऐलान कर देते कि वे चीन से अपनी टेस्ला की फैक्ट्री बंद कर अमेरिका ला रहे हैं, एरिजोना में लगा देंगे ताकि अमेरिकी लोगों को काम मिले। क्या अमेरिकी लोगों को काम देने के लिए मस्क अपनी फैक्ट्री वहां से ला सकते हैं? क्या आईफोन अपनी फैक्ट्री चीन से निकालकर कैलिफोर्निया में लगा देगा? बकवास करना अलग बात है, राजनीति अलग, लेकिन जो सच्चाई है वो नाचने गाने से नहीं बदल जाती। ये सभी ओलिगार्क बताए जा रहे हैं। अपने मुनाफे के लिए जो गेम करेंगे वो खेल इतना बारीक होगा कि किसी को समझ नहीं आएगा। अवैध प्रवासियों के नाम पर ये आपको गोली दे रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें ओलिगार्क नहीं गोलीगार्क कहता हूं। गोलीबाज को इंग्लिश में गोलीगार्क कहा जाना चाहिए। याद रखना चाहिए कि ट्रंप के साथ जितने भी खरबपति हों, सब के सब सस्ते श्रम के कारण ही खरबपति बने हैं। वो तो जुगाड़ खोज रहे हैं कि आदमी कम पैसे पर ज्यादा से ज्यादा काम करे ताकि इनके पास और पैसे आते जाएं। यही लोग एआई के समर्थक हैं ताकि मजदूरों की संख्या कम हो और मजदूरी कम देनी पड़े। और आप इनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अवैध प्रवासियों को निकालने के बाद ये अमेरिकी लोगों को काम देंगे। हंसी नहीं आती आपको? इतना ही है तो क्या ये निचले स्तर पर मजदूरी बढ़ाने जा रहे हैं? ऐसा कोई ऐलान आपने सुना? कहने की बात कुछ और होती है और इतना आसान नहीं होता यह सब। हर किसी को सस्ता लेबर चाहिए और जरूरी है इसके लिए कि ऐसे लेबर के पास जरूरी दस्तावेज ना हो ताकि उसका शोषण करना आसान हो जाए। इस सिस्टम का लाभ डेमोक्रेट समर्थक बिजनेसमैन ने भी उठाया और रिपब्लिकन समर्थक अमीरों ने भी उठाया है। मैं अपना अनुभव बताता हूं। न्यूयॉर्क से सटे एडिसन नामक जगह में एक रेस्तरां में गया। भारतीय व्यंजनों का था, लेकिन बटर चिकन बनाकर जो लाया वो मैक्सिकन था। मैक्सिको का बंदा बटर चिकन बना रहा है। यह क्यों हुआ होगा, इस पर अलग से वीडियो बन सकता है। लेकिन क्या इतना आसान है कि अवैध के नाम पर किसी भी देश से करोड़ों मजदूरों को निकाल दिया जाए? क्या उनकी जगह अमेरिकी लोग, जिन्हें आप ट्रंप सपोर्टर कहते हैं, रातों रात बटर चिकन बनाने लग जाएंगे, खेती करने लग जाएंगे? हम यह भी नहीं कह रहे कि ट्रंप के आदेशों से मेक्सिको के गरीब लोगों से लेकर वहां अवैध रास्तों से बसने जा रहे भारतीय परिवारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे, असर बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन 1 करोड़ से अधिक लोगों को पकड़कर उनके देश वापस भेजना आसान भी नहीं। इन्हें पकड़कर प्लेन में बिठाने के बीच में अमेरिका के राज्यों की अपनी कानूनी प्रक्रियाएं भी आती हैं। उन्हीं से निपटने में ट्रंप जैसों के कई कार्यकाल निकल जाएंगे। ट्रंप ने आदेश जारी कर दिया और सारा अमेरिका चुप हो गया, ऐसा भी नहीं हुआ है। उस अमेरिका को भी तो देखिए जो इन फैसलों का विरोध कर रहा है, अदालतों में जा रहा है। ट्रंप के इन आदेशों के खिलाफ 22 राज्यों ने मुकदमा किया है। नागरिकता के सवाल पर 18 डेमोक्रेट राज्यों के गठबंधन ने केस किया। कई लोगों ने अपने स्तर पर भी और कई संस्थानों ने भी आगे आकर मुकदमा किया है कि ट्रंप का यह फैसला संविधान विरोधी है। मुकदमा करने वालों में न्यू जर्सी भी है, जहां बड़ी संख्या में काम करने वाले भारतीय रहते हैं। वहां केवल गुजरात के लोग नहीं रहते, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब और आंध्र प्रदेश के लोग भी रहते हैं। कनेक्टिकट के अटॉर्नी जनरल हैं विलियम टॉम। ये चीनी मूल के हैं लेकिन अमेरिकी नागरिक हैं क्योंकि इनका जन्म अमेरिका में हुआ। उनका बयान आया है कि ट्रंप का आदेश उन्हें निजी तौर पर टारगेट करता है। यह सब देखिए कि कौन लोग बोल रहा है, और बोलने के अवसर अभी भी उसी अमेरिका में मौजूद हैं जिसका लाभ लोग उठा रहे हैं। ट्रंप के आदेश के बाद उनके जैसे कई लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो कुछ शर्तों के साथ। 24 घंटे के भीतर ट्रंप के आदेश के खिलाफ इतने केस हो गए। ऐसे भी बयान आ रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास शक्ति तो है लेकिन वो इस देश के राजा नहीं है। राज्यों का अदालतों में केस करना बता रहा है कि अमेरिका में केंद्रीय ढांचे के साथ साथ राज्यों का ढांचा भी अभी कितना मजबूत है। कितने ही शहरों ने केस कर वहां रहने वाले प्रवासियों को भरोसा दिया है कि उनके राज्य ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा है। क्या भारत के किसी भी शहर में ऐसी नैतिक शक्ति बची है? कोई मेयर खड़ा होकर बोल सकता है कि मोदी जी के फैसले का हम विरोध करते हैं, इससे उसके शहर पर असर पड़ेगा? उसे पता है कि बोलने की गलती करेगा, जांच एजेंसियां
महीनों और सालों तक जेलों में गायब कर देंगी, इसलिए कभी नहीं बोलेगा। लेकिन अमेरिका तो लड़ रहा है, वहां की सिविल सोसाइटी खड़ी हो गई है। अब इस लड़ाई में भारतीय मूल के अमेरिकी लोग या वहां रहने वाले अमेरिकी कितने शामिल हैं, इसकी हमें कोई प्रमुख खबर नहीं मिली। आपको बहुत सी ऐसी खबरें पढ़ने को मिल जाएंगी कि लाखों की संख्या में भारतीय ट्रंप के फैसले से प्रभावित होंगे, लेकिन क्या आपने ऐसी भी कोई खबर पढ़ी कि वहां रहने वाले प्रभावशाली भारतीय ट्रंप के फैसले का मुखर विरोध कर रहे हैं, अदालतों में मुकदमे कर रहे हैं? अमेरिका के इस पादरी की खूब चर्चा हो रही है। ट्रंप की शपथ के बाद पहली प्रार्थना सभा में रेवरेंड मैरियन बडी ने उन्हें सुना दिया कि प्रवासियों पर जरा दया कीजिए, LGBTQ समुदाय के प्रति कठोरता मत बरतिए। मैरियन बडी वॉशिंगटन डीसी की एपिस्कोपल बिशप हैं और पहले भी सरकारी कार्रवाइयों की निंदा कर चुकी हैं। सामने से राष्ट्रपति के फैसलों पर टिप्पणी कर देना भारत में तो इन दिनों कल्पना से बाहर की चीज हो गई है। In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meat packing plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion and welcome here. Our God teaches us that we are to be merciful to the stranger, for we were all once strangers in this land. What did you think of this? What did you think of the service? What did you think? Did you like it? Did you find it exciting? Not too exciting, was it? I didn't think it was a good service, no. Thank you very much. Thank you, press. Thank you, press. They can do much better. अमेरिका में बहुत सारे भारतीय धर्मगुरु बनकर दुकान चला रहे हैं, लेकिन ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? कभी इस पर सोचिएगा। भारत के अखबार और पत्रकारों की अपनी असुरक्षा देखिए। कहीं भी कोई भारतीय मूल का सांसद बनता है, मंत्री बनता है, तो ये इस तरह से खुश होने लग जाते हैं जैसे वो भारत का भी काम करने लगेगा। अजीब हालत हो गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की 20 जनवरी की खबर देखिए, हाउ उषा वैंसेस हिंदू फेथ हेल्प तेलुगु सन इन लॉ जेडी वैंस बिकम वाइस प्रेसिडेंट। टाइम्स ऑफ इंडिया वर्ल्ड डेस्क की खबर है, लिखने वाले का नाम नहीं। भारत की मीडिया की प्राथमिकताएं क्या यही हैं? लिखा है उषा और जेडी वांस येल यूनिवर्सिटी में मिले थे। जेडी नास्तिक थे, लेकिन उषा हिंदू विचारों को उनके जीवन में लेकर आई। जब आप उपराष्ट्रपति को तेलुगु दामाद लिख रहे हैं तो फिर क्यों चिंता कर रहे हैं? दामाद जी से कह दीजिए ससुराल के लोगों को तंग ना करें, उन्हें अमेरिका से ना निकालें और ग्रीन कार्ड तुरंत पहुंचा दें। जब इतना हिंदू कनेक्शन हो ही गया है ट्रंप प्रशासन में, उपराष्ट्रपति की पत्नी भी हैं, तो फिर भारतीय लोग क्यों परेशान हैं? एनआरआई की घबराहट की बात क्यों छप रही है? भारत में पत्रकारिता का सत्यानाश हो गया है, अमेरिका में भी हो गया है। ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा करोड़ों लोगों की पहचान करना, वापस भेजने के लिए हजारों प्लेन का इंतजाम करना। ये ऐसा काम नहीं कि बालकनी में खड़े होकर आपने थाली बजा दी और कोरोना भाग भी गया। बेशक कुछ हजार लोग भेजे जाएंगे, लेकिन 7 लाख लोग भेजे जाएंगे, 1.25 करोड़ लोग भेजे जाएंगे। पहले भेज कर तो दिखाइए, फिर हम देखेंगे। अमेरिका को प्रवासियों ने बनाया बसाया है। अमेरिका यह बात जानता है, इसलिए ट्रंप भी H-1B वीजा को लेकर गोलमोल बातें कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ऐसे लोगों का आना अगर रुक गया तो अमेरिका भी रुक जाएगा। I like both sides of the argument, but I also like very competent people coming into our country, even if that involves them training and helping other people that may not have the qualifications they do.
but I don't want to stop. And I'm not just talking about engineers. I'm talking about people at all levels. We want competent people coming into our country. And HB1, I know the program very well. I use the program. Maitre d's, wine, experts, even waiters, high quality waiters. You got to get the best people. Now, then you go into people like Larry, and he needs engineers, and Masa needs, and this gentleman needs engineers like nobody's ever needed engineers, right? So we have to have the quality people coming in. Now, by doing that, we're expanding businesses, and that takes care of everybody. So I'm sort of on both sides of the argument, but what I really do feel is that we have to let really competent people, great people come into our country, and we do that through the H1 program. ट्रंप को पता है कि अमेरिका का काम काबिल इंजीनियरों के बिना नहीं चलेगा। हो सकता है कि H1B वीजा के नियम कुछ सख्त कर दिए जाएं, लेकिन कोई रास्ता भी बना देंगे जिससे किसी का काम ना रुके, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है कि वे कानूनी रास्ते से आने की बात कर रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन अमेरिका में अवैध रास्ते से आने का पूरा सिस्टम विकसित है। इसका फायदा वहीं के अधिकारियों, नेताओं और कंपनियों ने भी उठाया है। वो सिस्टम इतनी जल्दी खत्म नहीं होने जा रहा, इसलिए जो वहां के सिस्टम को जानते हैं अपने रुकने का जुगाड़ निकाल लेंगे। जो भारतीय नौजवान अहमदाबाद से ग्वाटेमाला चला जा रहा है, वहां से डोमिनिक रिपब्लिक चला आता है, पैदल चलते हुए कई बीहड़ रास्तों को पार करता है, कई महीने लगाकर अमेरिका में घुसता है, कम से कम उसके इस टैलेंट पर और जज्बे पर कुछ तो भरोसा कीजिए कि वो वहां रहने का जुगाड़ निकाल लेगा। परमात्मा ब्लेस अमेरिका, प्लीज डोंट सेंड देम बैक इन इंडिया। यह खबर भारत के लिए शर्मनाक तो है कि करीब 18-20 हजार भारतीयों को तुरंत वापस भेजा जाएगा, लेकिन इनके वापस भेजने का फैसला तो पिछले साल नवंबर में ही हो गया था। ये वो लोग हैं जो अमृतकाल वाले भारत को छोड़कर बिना कागज पत्तर के अमेरिका में घुसने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा आपने कब सुना कि यहां अमृतकाल है और यहां के लोग अवैध घुसपैठिया बनने अमेरिका चले गए? इन्हें तो अमृतकाल का अमृत चखने के लिए वैसे भी भारत के खर्चे पर भारत लाना चाहिए। 80-80 लाख रुपया कर्ज लेकर जमीन बेचकर ये लोग गए हैं। वे बेंगलुरु या मुंबई नहीं गए। उन्हें पता था कि जो सपना अमेरिका में पूरा हो सकता है वो अब बेंगलुरु और मुंबई में नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम और आप अमेरिका को कुछ ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं कि अमेरिका केवल आदेशों से चलता है, जो नियम बन जाता है उसी से चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वहां भी 2 नंबर खूब चलता है, इसमें भी कोई शक नहीं। वरना अमेरिका में इतने देशों से लोग इतने सालों तक अवैध रास्तों से कैसे आते रहे? ट्रंप प्रेस के सामने बैठकर कार्यकारी आदेशों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। हर आदेश की अलग अलग फाइलें हैं। कभी वे WHO से अमेरिका को अलग कर देते हैं, कभी 90 दिनों के लिए विदेशी मदद पर रोक लगा देते हैं। एक साइन से 1500 लोगों को माफ कर देते हैं जिन पर राजधानी के कैपिटल हिल में घुसकर दंगा करने के मामले चल रहे थे। इनमें से कई आदेश इनके विध्वंसकारी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और टीका के प्रति उनका बर्ताव जानलेवा साबित हो सकता है। ताली बजाने के लिए बयान देना अलग बात है, लेकिन इन्हें सही साबित करना जल्दबाजी होगी। ट्रंप का ज्यादातर फैसला बड़बोला का उड़न खटोला लगता है। 2016 में ट्रंप कहते रहे दक्षिणी बॉर्डर पर एक बहुत बड़ी दीवार बनाएंगे, मेक्सिको ही उस दीवार की कीमत अदा करेगा। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कैसे दीवार बनाने के चक्कर में ट्रंप ने अमेरिका में 35 दिनों का शटडाउन करा दिया। सरकार शटडाउन हो गई क्योंकि इस सनक भरी योजना के लिए ट्रंप $5 अरब का बजट मांग रहे थे। सेनेट ने मंजूरी नहीं दी तो सरकार शटडाउन हो गई, उसके काम रुक गए। यह अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन था। 35 दिन बाद ट्रंप बिना फंडिंग के ही शटडाउन वापस लेने के लिए राजी हो गए। भाषणबाजी में इनका कोई जवाब नहीं। काल्पनिक दुश्मन खड़े करना, हर समय खुद को दुश्मनों से घिरा हुआ दिखाने के फन में उस्ताद है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप दावा करते थे सीमा पर हर दिन 16 किलोमीटर दीवार बना रहे हैं। इस पर अल जजीरा की 2020 की एक रिपोर्ट मिली जिसमें बताया गया है कि अमेरिका और मेक्सिको के बीच 3145 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। अमेरिकी कस्टम और सीमा सुरक्षा विभाग के अनुसार अक्टूबर 2020 तक इस बॉर्डर पर मात्र 600 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी हो पाई। उसमें भी नए निर्माण की लंबाई सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर है। बाकी सारा ढांचा पुराने निर्माण पर किया गया। इसमें बताया गया था कि मेक्सिको ने दीवार के निर्माण में किसी भी हिस्से के लिए कोई पैसा नहीं दिया। इस दीवार का निर्माण अमेरिकी टैक्स पेयर के पैसे से किया गया। ट्रंप से पहले एक और रिपब्लिकन राष्ट्रपति हुए जॉर्ज बुश, ये भी दीवार बनाते रहे।
अक्टूबर 2006 में बुश ने अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर 700 मील लंबी दीवार बनाने का आदेश पास किया था। यह था अमेरिका का सिक्योर फेंस एक्ट। बुश ने यह आदेश अपने कार्यकाल के 6ठे साल में दिया। उस समय माना गया कि चुनाव बचाने के लिए कर रहे हैं। उस समय भी दीवार बनाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। जॉर्ज बुश के कार्यकाल के दौरान भी मैक्सिको से आने वाले प्रवासियों के मुद्दों पर काफी चर्चा होती थी। इसकी लागत $2 अरब से भी ज्यादा आंकी गई, पर सरकार के पास दीवार के लिए इतना पैसा नहीं था। बुश के बाद ओबामा के कार्यकाल में इस बॉर्डर पर अलग अलग तरह के अवरोध खड़े किए गए, जिसमें दीवार भी शामिल थी और फेंसिंग भी। बाइडेन ने कार्यभार संभालने के पहले ही दिन इस दीवार के निर्माण पर रोक लगा दी थी। प्रवासी किसी भी रूप में अमेरिका की जान है, लेकिन मुद्दा भी है। इन्हें मुद्दा बनाने से ट्रंप को बहुत वोट मिलता है। आखिर कोई देश किस हद तक अवैध प्रवासियों को स्वीकार कर सकता है, यह सवाल तो है। लेकिन ट्रंप का जो तरीका है, क्या वह सही है? क्या ट्रंप वाकई अमेरिका को अवैध प्रवासियों से खाली कर देंगे? अगर करोड़ों प्रवासियों को खदेड़ा गया तो अमेरिका में युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। छोटी छोटी दुकानों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो सकती हैं। उन्हें सस्ते मजदूर नहीं मिलेंगे। क्या ये कंपनियां अचानक से दयालु हो जाएंगी? अमेरिकी लोगों को अधिक मजदूरी देने लग जाएंगी? इतनी मनुष्यता उनके भीतर लौट आने वाली है, मुझे तो संदेह है। यह भी सोचिए, क्या अमेरिकी लोगों के पास इस तरह के काम करने का कौशल है? उसी की तैयारी में कई साल निकल जाएंगे और ट्रंप का कार्यकारी आदेश कहां बिला जाएगा पता नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।